हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं 40 एमसीक्यूज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस पे। इन एमसीक्यूज में हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही अच्छे वे में समझ लेंगे। और आज के सेशन में जो चीज स्पेशल है कि ये सेशन विद करंट अफेयर्स है। और ये जो करंट अफेयर्स है ये किस टॉपिक के अकॉर्डिंग है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग है। तो इस सेशन में आपका जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत ही अच्छे वे में कवर हो जाएगा और आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को कवर कैसे करना है और क्या क्या चीजें हैं जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो अगर आप ये आज का सेशन देख रहे हो तो इतना तो क्लियर है कि आपको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी, और अगर नहीं भी है तब भी आपको अच्छा खासा इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इस सेशन से मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करने से पहले एक तो आप क्या करोगे, साथ साथ में आंसर करोगे और एट द एंड ऑफ सेशन आप मुझे बताओगे कि आपने कितने करेक्ट मार्क किए। और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि हुआ क्या था जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ। जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बना। क्या बना था? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस ये एक ऐसा ग्रुप था, ये एक ऐसा पोस्ट वॉर बॉडी थी कि आगे वॉर नहीं होने देना है अब। लेकिन हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ। तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ तो ये जो लीग ऑफ नेशंस बना था ना, इसका मोटिव फुलफिल नहीं हुआ। ये लीग ऑफ नेशंस आपका 1920 में बना था, तो जब वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है तो इसका मोटिव फुलफिल नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, यूएन बनाया गया। इसी लीग ऑफ नेशंस आप समझ लो इसके आगे वाली बॉडी जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनी वो यूनाइटेड नेशंस था और ये 1945 में बना। आई होप आपको ये सारी चीजें पता भी है। और अब हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उन एमसीक्यूज में आपको यूनाइटेड नेशंस के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। हमारा पहला एमसीक्यू है द चेयरमैनशिप या प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द काउंसिल मेंबर्स। अब देखो ये क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। आई होप आपको पता है कि यूएन के ऑर्गन्स होते हैं और 6 ऑर्गन्स है इसके। एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपका दूसरा ऑर्गन है। उसके बाद आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसके बाद आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका सेक्रेटरीट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस के। और ये जो क्वेश्चन है सिक्योरिटी काउंसिल के लिए है और ये बोल रहा है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी है वो कितने टाइम के लिए होती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या 6 महीने के लिए होती है या 3 महीने के लिए या साल के लिए या 1 महीने के लिए, मतलब कितने टाइम के बाद आपकी प्रेसिडेंसी चेंज हो जाती है, रोटेट हो जाती है। तो वही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रेसिडेंसी कितने टाइम के बाद रोटेट होती है सिक्योरिटी काउंसिल की। सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूएन का, पीस कीपिंग देखता है ये पूरी दुनिया में। बताओ, आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। एवरी मंथ, हर महीने के बाद प्रेसिडेंसी चेंज होती है सिक्योरिटी काउंसिल की। और मैं आपको बताऊं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने मेंबर है? 15 मेंबर्स होते हैं इसमें, 15 मेंबर्स, जिसमें 5 आपके परमानेंट है और 10 आपके नॉन परमानेंट होते हैं। और आई होप ये सबको पता है जो 5 परमानेंट है इनके पास क्या होता है? वेटो पावर। क्या होता है? वेटो पावर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आगे बड़ी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था सिक्योरिटी काउंसिल के रिलेटेड। इसका मतलब है कि जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे आपको यूएन और उसके ऑर्गन्स, जो 6 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, इनके बारे में पता होना चाहिए। और कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है जो यूएन ने बनाई है पर्टिकुलर चीजों के लिए, जैसे हेल्थ के लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, लेबर के लिए लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई यहां पे। तो यहां पे फर्दर एक्सप्लेनेशन भी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वो आप वहां से देख लोगे। और याद रखना ये जो प्रेसिडेंसी है 1 महीने में चेंज होती है।
और ये जो चेंज होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है, याद रख लेना इस चीज को। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ। आपके सामने चार ऑप्शंस है और आपने बताना है कौन सा यूएनओ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। और आपके ऑप्शंस है आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, आसियान, ऑल ऑफ द अबव। आंसर करो सारे के सारे। और आई होप आपको पता है आईएलओ क्या है, डब्ल्यूएचओ क्या है। डब्ल्यूएचओ आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईएलओ है आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आसियान क्या है आपका, ये भी बताओगे। पहले आंसर करो इस क्वेश्चन का। तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है आसियान। आसियान आपका यूएनओ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, ये एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया में कंट्रीज आती है, उन्होंने आपस में मिलकर क्या बना दिया, आसियान बना दिया। आसियान ये एक अलग ग्रुप है, यूएनओ के साथ नहीं आता। तो आई होप आप सबने करेक्ट आंसर किया इस क्वेश्चन का। और आपका जो आईएलओ है और डब्ल्यूएचओ है, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, यूएनओ के साथ। ये यूएनओ की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस है। जैसे डब्ल्यूएचओ किसको देखती है, हेल्थ को, पूरी दुनिया में हेल्थ को देखती है। और आईएलओ किसको देखती है, लेबर को। याद रख लेना इन चीजों को, ठीक है। आपको इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो यूएनओ के साथ एसोसिएटेड है, आपको इसके हेडक्वार्टर्स भी पता होने चाहिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेनेशन है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, हम शॉर्ट में यूएनसीटीडी बोलते हैं, इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अब देखो ये पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहां पे है। इस क्वेश्चन में आपके सामने ऑप्शंस है, जनीवा, रोम, पेरिस, वियना। बताओ कहां पे हेडक्वार्टर यूएनसीटीडी का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। आंसर करो और लास्ट में मुझे बताना कितने करेक्ट मार्क किए। और जो इस सेशन में मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा ना, वो याद रख लेना। मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है। आपको स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पता होना चाहिए। उन स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर कहां है, उनका हेड कौन है, ये सारा आप लिस्ट बनाओगे अपने कॉपी पे। और इस क्वेश्चन का आंसर करो, हेडक्वार्टर कहां है यूएनसीटीडी का। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जेनीवा। जेनीवा में आपका हेडक्वार्टर है यूएनसीटीडी का। और आप देखोगे बहुत सारे जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है या ऑर्गेनाइजेशंस है यूएन के, उनके हेडक्वार्टर, बड़े सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनका हेडक्वार्टर आपको जेनीवा में मिलेगा। तो ये एक आपका ऐसा ऑप्शन है कि अगर कुछ नहीं पता तो जेनीवा तो मैक्सिमम का आंसर हो ही जाता है। लेकिन हाँ, इतना मैं बोलूंगा, जब आपको पता है तब मार्क करो, अपना नंबर माइनस मत होने दो। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ यूएनओ। यूएनओ का चीफ ऑर्गन कौन नहीं है, जो आपके सामने ऑप्शंस है। चीफ ऑर्गन मतलब जो यूएन के 6 ऑर्गन्स है, और ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले क्वेश्चन में बता दिया। कौन से 6 ऑर्गन है यूएन के, एक तो है आपका यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, दूसरा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा मैंने बताया था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर मैंने बताया था ट्रस्टीशिप काउंसिल, और मैंने बताया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। ये आपके यूएन के 6 ऑर्गन्स है। और आपके सामने ऑप्शंस है यहां पे, एक तो है आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जनरल असेंबली। आई होप आपने आंसर कर दिया। तो चीफ ऑर्गन बोल रहा था कौन सा नहीं है। अब हमें पता है सिक्योरिटी काउंसिल तो है, यहां पे आ गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ये भी आ गया। और जनरल असेंबली है, ये भी आ गया। तो सीधी सी बात है, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये चीफ ऑर्गन नहीं है यूएन का। ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर को देखती है पूरे दुनिया में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया और आप सबने करेक्ट भी मार्क किया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेनेशन यहां पे है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सब आंसर करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना है ये किस फील्ड से काम करती है, ये किस फील्ड के साथ एसोसिएटेड है। आपके ऑप्शंस है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स,
क्या ये एनिमल क्रूएल्टी पे काम करती है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है आपका ऑप्शन बी, क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है? आपका ऑप्शन सी है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है? या हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स ऑप्शन डी उसके लिए काम करती है? तो आप आंसर करोगे सारे के सारे। आई होप आप सारे करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आपको इसके क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे 1 से 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। लंदन बेस्ड एनजीओ है एमनेस्टी इंटरनेशनल, और ये किसके लिए काम करती है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और एक्सप्लेनेशन यहां पे है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, लंदन बेस्ड है, किसके लिए काम करती है? ह्यूमन राइट्स के लिए। तो ये आप याद रखोगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द ऑफिस ऑफ यूएन जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं यहां पे, यूएन जनरल असेंबली का ऑफिस कहां है? और बहुत ही जेकेएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन समझ लो, आंसर करो। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ऑफिस कहां है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ऑफिस कहां है? आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने है, वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस या ज्यूरिच, या ज्यूरिक हम बोलते हैं। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूयॉर्क। जो आपका यूएन है, इसके मैंने आपको बताए 6 चीफ ऑर्गन्स है, और इन 6 चीफ ऑर्गन्स में मेनली जो इनके ऑफिस है आपको न्यूयॉर्क में ही मिलेंगे। खाली एक को छोड़ के जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका आपका जो ऑफिस है वो आपको हॉग नेदरलैंड में मिलेगा। कहां पे? हॉग नेदरलैंड में। तो ये भी याद रखोगे, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिस कहां है? हॉग नेदरलैंड में। बाकी ऑफिस आपको कहां मिलेंगे जो बाकी ऑर्गन्स है? न्यूयॉर्क में। तो याद रख लेना, एक्सप्लेनेशन है, पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप आप ठीक मार्क कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इज प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट हैज वर्चुअली accomplished इट्स ऑब्जेक्ट। ये बोल रहा है कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है, कौन सा चीफ ऑर्गन है यूएनओ का, जिसने अपना काम खत्म कर दिया है ऑलमोस्ट। आपके सामने ऑप्शंस है, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या ट्रस्टीशिप काउंसिल। कौन सा ऑर्गन है यूएन का जिसने अपना काम अकम्प्लिश कर दिया है वर्चुअली? आंसर करो। और आई होप आपको ये चीज पता होगा, क्योंकि जब भी हम ये टॉपिक पढ़ते हैं ये पॉइंट तो हर कोई पढ़ाता है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपना काम खत्म कर दिया है। अब देखो, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ना, ये कॉलोनीज देखती थी, कॉलोनीज की डेवलपमेंट हो, कॉलोनीज पे अपनी गवर्नमेंट बने। पहले पहले बड़ी कॉलोनीज थी ना, जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो इसी तरीके से बड़ी सारी कंट्रीज कॉलोनीज थी। लेकिन अब बाद में आजकल आपको कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं मिलेगी, है ना, जो किसी कंट्री के अंडर हो। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का ये जो काम था ये अब खत्म हो गया। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसा ऑर्गन है यूएन का जिसका वर्चुअली काम एकम्प्लिश हो गया है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी ये है कि आगे जरूरत पड़ सकती है चीजों में, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इज देयर, लेकिन अभी वर्चुअली इसका काम एकम्प्लिश हो गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। बताओ यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर करो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी, सी या डी, बताओ। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है पेरिस। पेरिस में आपका हेडक्वार्टर है किसका? यूनेस्को का। तो याद रख लेना, देखो हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बताया मेनली आपको हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? जिनीवा में। लेकिन कुछ जो आपको डिफरेंट प्लेसेस पे मिलते हैं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्वेश्चन वही से बनता है। तो याद रख लेना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। पेरिस कहां है? फ्रांस में। तो ये चीजें याद रखोगे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है।
और ये यूनेस्को है, यूनेस्को के कितने मेंबर्स हैं 195, तो ये याद रख लोगे। देखो मेंबर भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर है जो ऑर्गेनाइजेशंस है यूएन की। यूएन के खुद के कितने मेंबर्स है अभी 193 कंट्रीज जो यूएन के मेंबर्स है, तो ये आप याद रखोगे सारी चीजें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन में पूछ रहा है हेडक्वार्टर कहां है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। बताओ, ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी या डी, आंसर करो। वॉशिंगटन है, पेरिस है, मैड्रिड है या रोम है? आई होप आपने करेक्ट मार्क कर लिया। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है रोम। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम में है। और ये मैं आपको ऐसे ट्रिक भी बता देता हूं कि जहां भी आप एग्रीकल्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन देखो और वो यूएन से है, यूएन की एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आंसर हेडक्वार्टर के लिए आप क्या करोगे? रोम कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, फिर से हेडक्वार्टर पे क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बताओ, ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी या डी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जिनीवा। तो जिनीवा में आपका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए सारा का सारा। जैसे डब्ल्यूएचओ का भी हेडक्वार्टर कहां है? जिनीवा में। और अभी हमने देखा एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे? रोम में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे? पेरिस में। तो हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, इनके हेड्स कौन है वो आपको पता होने चाहिए, कितने मेंबर्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, तो वो आपको पता होने चाहिए। और इसका एक सीधे आपको ना एक चार्ट बना देना है अपनी कॉपी पे, तो एकदम से रिवाइज करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही है यहां पे। तो हम जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following is used as the logo of World Wide Fund for Nature? World Wide Fund for Nature एक स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको बताना है इसका लोगो क्या है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, डियर है, पांडा है, कैमल है या लाइन है, आंसर करो सारे के सारे। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का लोगो क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप आप आंसर कर रहे हो सारे के सारे। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है पांडा। पांडा लोगो है किसका? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का। और मैं आपको ये दिखा भी देता हूं, ये आप देख सकते हो, ये लोगो है WWF का। और ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, Who was the first Indian to be president of UN General Assembly? कौन सा पहला इंडियन है जो प्रेसिडेंट बना यूएन जनरल असेंबली का? यूएनजीए का, यूएन जनरल असेंबली आपका ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। बताओ कौन प्रेसिडेंट बना पहला इंडियन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, विजया लक्ष्मी पंडित, रमेश भंडारी, नटवर सिंह या कृष्णा मेनन, आंसर करो। कौन पहला प्रेसिडेंट बना यूएन जनरल असेंबली का? तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है मिसेस विजया लक्ष्मी पंडित। ये पहली प्रेसिडेंट बनी यूएन जनरल असेंबली की। तो ये आप याद रखोगे, एक स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है तो आप याद रखोगे। और ये आपका जो फर्स्ट इन वर्ल्ड या फर्स्ट इन इंडिया में भी आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली इंडियन जो प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की, तो वो कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, याद रखोगे। चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन है ये आप देखोगे। ये विजया लक्ष्मी पंडित
सिक्स्थ गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भी रह चुकी है। तो ये आप याद रखोगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और 5 इसमें परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। आपको पूछ रहा है 5 परमानेंट मेंबर कौन है। परमानेंट मतलब जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर मतलब डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, वो मैं समझाऊंगा। तो पहले तो आप आंसर करो, ए है, बी है, सी है कि डी है। कौन से 5 कंट्रीज है जो परमानेंट मेंबर्स है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के? आंसर करो, अच्छे से कंट्रीज को देखो और मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, चाइना, फ्रांस, यूएसएसआर, मतलब अब तो रशिया है, पहले सोवियत यूनियन था, टूट गया है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, ये आपके हैं 5 परमानेंट मेंबर्स किसके? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। तो आगे चलते हैं, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। यहां पे एक्सप्लेनेशन भी है, ये तो आप देखोगे। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है ना, इनको परमानेंट 5 भी बोलते हैं, इनको बिग 5 भी बोलते हैं, इनको P5 भी बोलते हैं। तो ये आप याद रखोगे, परमानेंट 5, बिग 5 या P5। कौन कौन सी कंट्री आती है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। अब इसमें मैंने डायग्राम भी लाई है, यहां पे देख सकते हो। देखो ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये आपके परमानेंट मेंबर्स है और 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट मेंबर। किसके? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आपका पूरी दुनिया में पीस देखती है, ठीक है। तो यहां पे जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, इनके पास वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब जो बाकी मेंबर्स अगर कोई डिसीजन लेते हैं और इन 5 में से कोई भी एक कंट्री, उसको वो डिसीजन नहीं पसंद, तो वो डिसीजन ओवरराइड कर सकती है, वो चीज आगे ही नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है, ये बाकी कंट्रीज से सिलेक्ट होके आते हैं कि बाकी कंट्रीज में ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है। और ये जो सिलेक्शन होती है 2 साल के लिए होती है, मतलब हर एक कंट्री 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनती है और हर साल में 5 नई कंट्रीज अपॉइंट होती है एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो ये आप सारी चीजें याद रखोगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आप आंसर करो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है जिनीवा। जिनीवा में ही आपका हेडक्वार्टर है, किसका? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और मैंने आपको बताया हेडक्वार्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो हेडक्वार्टर्स आप हर एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के पढ़ोगे। किसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन? यूएन के। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नीचे 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है यूएन की। क्या यूनेस्को है, क्या आईएलओ है, क्या डब्ल्यूएचओ है, या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है? आंसर करो। यूएन की कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन पूछ रहा है। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को आपका कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, किसका? यूएन का। तो ये आप याद रखोगे। मैंने ऑलरेडी आपको इसका हेडक्वार्टर बता दिया है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है। तो ये भी आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पे है? ये मैंने बताया यूएन का ऑर्गन है, चीफ ऑर्गन। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये समझ लो वर्ल्ड का कोर्ट है, दुनिया का कोर्ट। जो भी कंट्रीज के बीच में मसले हैं ना, वो यहीं पे आके हल होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये कहां पे है?
और मैंने आपको ऑलरेडी बताया यूएन के मेन ऑफिसेज आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा, खाली एक को छोड़ के, और वो एक क्या है, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो आंसर करो, जिनीवा में है, हॉग में है, एम्स्टरडैम में है, या वियना में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिस है हॉग में। हॉग कहां? नेदरलैंड। हॉग कहां पे है? नेदरलैंड में। तो हॉग नेदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है? आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। तो याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, यहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो। द हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे? आंसर करो। हेडक्वार्टर ऑफ रेड क्रॉस, आंसर करो सारे के सारे। ए, बी, सी या डी, कहां पे है हेडक्वार्टर रेड क्रॉस का? तो मैं आपको बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है डी, जिनीवा में है हेडक्वार्टर रेड क्रॉस का। जिनीवा में है हेडक्वार्टर रेड क्रॉस का। बाकी एक्सप्लेनेशन है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस इस सेशन को अच्छे से करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, फर्स्ट इंडियन टू मेक ए स्पीच इन हिंदी बिफोर यूएन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, तो पहला कौन सा इंडियन था जिसने स्पीच दी थी, किस लैंग्वेज में? हिंदी में। तो आपके सामने ऑप्शंस है मोरारजी देसाई, ए बी वाजपेयी, लाल बहादुर शास्त्री या लाल कृष्ण एडवाणी। कौन सा इंडियन था जिसने पहली बार हिंदी में स्पीच दी यूएन जनरल असेंबली में? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी थी। तो ये आप याद रखोगे, ये इंडियन थे जिन्होंने हिंदी में स्पीच दी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आप याद रख लेना, 1977 में इन्होंने स्पीच दी थी हिंदी में, और तब ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। बाद में ये पीएम भी बने इंडिया के। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएनओ इज। यूएनओ के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं? अभी तक मैंने आपको ये, मुझे लगता है, बड़ी बार बता दिया। कौन कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिर ट्रस्टीशिप, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटरीट। ये आपके प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएनओ के। तो कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आई होप सबने करेक्ट मार्क किया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 6। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएनओ के, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी डिस्कस करेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरपोल मींस। आपने बड़ी बार ये सुना होगा, इंटरपोल मूवीज में भी सुना होगा। तो इंटरपोल का मतलब क्या है? आपके सामने ऑप्शंस है ए बी सी या डी। आपको बताना है इंटरपोल की फुल फॉर्म क्या है, या इंटरपोल का मतलब क्या है। क्या इंटरनेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है, क्या इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, या जो ऑप्शंस है इनमें से कोई भी नहीं है, या इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स? आंसर करो। इंटरपोल क्या होता है? तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये होता है इंटरपोल। आपने बड़ी मूवीज में भी सुना होगा कि इंटरपोल से इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है आपकी इंटरपोल। तो ये याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, यहां तक जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए मेनली स्टैटिक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो करंट अफेयर्स स्टार्ट होंगे, और इन क्वेश्चन से आपको एक तो यूएन के बारे में बड़ा कुछ पता चल जाएगा, और उसके साथ साथ आपका करंट भी क्लियर हो जाएगा। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21, और मेनली यहां से करंट
अफेयर्स आपका क्लियर हो जाएगा यूएन के रिलेटेड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन एनुअली। यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन बनाती है एनुअली, तो वो कौन सा दिन है? आपके सामने आपके ऑप्शंस है 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 14 सितंबर। आंसर करो। सारे के सारे आंसर करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर है 12 सितंबर। 12 सितंबर को आपका यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेट करता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। अब ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है? तो ये साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है, इसमें आपका जो ग्लोबल साउथ है, अब ये ग्लोबल साउथ क्या है ये भी मैं समझाऊंगा। साउथ साउथ कोऑपरेशन में सेलिब्रेट किया जाता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट कुछ कंट्रीज का, जिनको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं। तो अब इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ल्ड में आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, कि जो कंट्रीज उसमें आती है यही ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से भी कंट्रीज है। ग्लोबल साउथ जिसमें आपके साउदर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज और कुछ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंट्रीज भी आते हैं, और इन्हीं कंट्रीज की इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट सेलिब्रेट की जाती है इस साउथ साउथ कोऑपरेशन डे पे, जो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 12 सितंबर। ये आप याद रखोगे तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और इंपॉर्टेंट है, 2024 की थीम क्या थी इस दिन की? ये जो साउथ साउथ कोऑपरेशन सेलिब्रेट की जाती है, तो थीम थी ए बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। याद रख लेना थीम क्या थी? बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। थीम जेकेएसएसबी पूछता है आजकल, तो ये जो साउथ साउथ कोऑपरेशन का दिन है, इसकी थीम क्या थी? ए बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? यूएनएससी की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? बताओ, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके सामने। क्या एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, या मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, या जो ऊपर ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं? आंसर करो। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी क्या है? सारे के सारे आंसर करेंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है, वो है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और मैंने आपको बताया इसके कितने मेंबर्स है? 15। 5 क्या होते हैं? परमानेंट। 10 क्या होते हैं? नॉन परमानेंट। और हमारी जो कंट्री है, जो इंडिया है, वो बहुत कोशिश कर रहा है कि इंडिया को भी परमानेंट मेंबर्स में क्या मिले? जगह मिले। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि जब वहां पे इंटरनेशनली वो कोई डिसीजन ले, तो उस डिसीजन को कोई ओवर पावर ना कर सके। तो इंडिया भी चाहता है कि हम भी इंटरनेशनली खुद को एक बेटर वे में रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए इंडिया चाहता है कि इंडिया को भी जगह मिले यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। तो चलते हैं आगे। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। बाकी एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ लोगे जब पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली which institute has received the distinguished special consultative status from the United Nations Economic and Social Council? जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसने किस इंस्टीट्यूट को रिसेंटली कंसल्टेटिव स्टेटस दिया है? कंसल्टेटिव स्टेटस मतलब अब ये इंस्टीट्यूट यूएन के साथ, यूएन के प्रोजेक्ट्स में काम करेगा। ऑप्शंस आपके सामने है। आईआईटी कानपुर, के आईआईटी डीयू, बिट्स, या आईआईटी दिल्ली। आंसर करो। इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसको कंसल्टेटिव स्टेटस दिया है, जो अब यूएन के साथ काम करेगा। आंसर करो, ए, बी, सी या डी। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है के आईआईटी डीयू। ये आपका कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसी को कंसल्टेटिव स्टेटस मिला है और अब ये यूएन के साथ काम करेगा। तो चलते हैं आगे। और ये आप याद रखोगे, करंट में है तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाकी पीडीएफ मिल जाएगा।
आप पढ़ लोगे। क्वेश्चन नंबर 24, recently which African country has joined United Nations Water Convention, a treaty to improve joint water management across borders? कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन? आंसर करो, कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आइवरी कोस्ट, माली, बोस्वाना, अल्जीरिया। और ये अफ्रीकन कंट्री पूछ रहा है, कौन सी अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन? आंसर करो सारे के सारे। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने रिसेंटली ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन, जो पूरी दुनिया में वाटर शेयरिंग को देखता है। तो इसको रिसेंटली ज्वाइन किया है आइवरी कोस्ट ने। तो ये आप याद रखोगे, और ये भी याद रखोगे ये 10th अफ्रीकन कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन को। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, recently which country has released tranche of USD 2.5 million to United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees in the Near East? पूछ रहा है कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली 2.5 मिलियन यूएसडी दिए हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को पैलेस्टीन के लिए, ठीक है, या पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, म्यांमार, नेपाल, इंडिया या बांग्लादेश। आप आंसर करो, बाकी फिर मैं बताता हूं खुद। तो आई होप आपने आंसर कर लिया। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडिया। इंडिया ने रिसेंटली दिया है 2.5 मिलियन, किसको? पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज को। किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के थ्रू। और ये कंट्रीज की कमिटमेंट है, इन्होंने पहले से बताया कि हम इतना डोनेशन किया करेंगे, और ये इंडिया ने पहले से बोल के रखा है हम भी डोनेशन किया करेंगे पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज के लिए। और इसी में 2.5 मिलियन इंडिया ने डोनेट किया है इस साल के लिए। और इंडिया की कमिटमेंट हर साल के लिए 5 मिलियन की है, तो अभी 2.5 मिलियन इन्होंने रिलीज कर दिया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे एनुअली? कौन सा दिन है जो ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे? आपके सामने आपके ऑप्शंस है, आंसर करो, ए, बी, सी या डी। 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून? यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 23 जून। 23 जून को आपका यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे बनाया जाता है ग्लोबली। आप ये याद रखोगे, और इसमें ऑनर किया जाता है पब्लिक सर्वेंट्स को, ये भी याद रखोगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, रिसेंटली वेयर वाज द थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान हेल्ड? तीसरी यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई है अफगानिस्तान पे, तो ये कहां पे हुई है? और ये रिसेंटली हुई है 2024 में। तो आप बताओ कहां पे हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या दोहा कतर में हुई है, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है, न्यू दिल्ली इंडिया में हुई है, या बिश्केक किर्गिस्तान में हुई है? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है दोहा कतर। दोहा कतर में हुई है थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान पे। तो ये आप याद रखोगे। चलते हैं आगे, और इसमें ये पॉइंट भी याद रखोगे कि अफगानिस्तान से रिप्रेजेंट किया था जो तालिबान के वन ऑफ द लीडर्स है जबीउल्लाह मुजाहिद। तो इन्होंने रिप्रेजेंट किया था अफगानिस्तान को यहाँ पे
इस कॉन्फ्रेंस में, तो ये आप याद रखोगे। और ये कहां पे हुई है? ये कॉन्फ्रेंस दोहा में हुई है, कतर में, तो याद रख लेना। और इंडिया से कौन गए थे? इंडिया से जेपी सिंह गए थे और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। जेपी सिंह ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से है। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी पूछता है ये क्वेश्चन। Recently, the United Nations declared which year as the International Year of Camelids? International Year of Camelids UN ने डिक्लेयर किया है to raise awareness of untapped potential of camelids. Camelids के लिए ये ईयर डेजिग्नेट किया गया है। तो आप बताओ कौन सा ईयर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। और मैं पानी पीता हूं तब तक आप आंसर करो। और आई होप आपको ये क्वेश्चन पता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स, आई होप सबने करेक्ट मार्क किया। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 2024। 2024 आपका इंटरनेशनल ईयर है कैमलिड्स का। इसको रिकॉग्नाइज क्यों किया गया? ताकि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, इंक्रीज हो इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में। तो इसलिए 2024 को रिकॉग्नाइज किया गया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स। अब 2025 को किस चीज के लिए रिप्रेजेंट किया गया, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे इस पे क्वेश्चन भी आ रहा है। क्वेश्चन आ भी गया तो आप कमेंट सेक्शन रहने दो, यहां पे आंसर करो। अब आंसर क्या करोगे, ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है ईयर एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किस साल को डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? और आंसर तो सेल्फ अंडरस्टूड है, तब भी आंसर कर लो। कौन सा ईयर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी? और आई होप सबने करेक्टली मार्क किया क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है आंसर। तो आंसर आपका 2025 है। 2025 को बताया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2024 क्या है? ईयर ऑफ कैमलिड्स। 2025 क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये इसलिए भी है क्योंकि अगर आपने साइंस पढ़ा है, साइंस में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो उसके 100 साल होने को है उस प्रिंसिपल के। तो उसी को रिमेंबर करते हुए इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 को डेजिग्नेट किया गया है। बाकी एक्सप्लेनेशन है यहां पे, आपको मिल जाएगी, तो आप ये चेक करोगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। Recently, which country's former prime minister has been elected as the president of upcoming 79th session of United Nations General Assembly? कौन सी कंट्री के पीएम को रिसेंटली प्रेसिडेंट बनाया गया, जो 79th सेशन हुआ रिसेंटली किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नाइजीरिया, कैमरून, सिंगापुर, कीनिया। इनमें से कौन सी कंट्री के पीएम को प्रेसिडेंट बनाया गया जो 79th सेशन हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का? आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है कैमरून। कैमरून के पीएम रिसेंटली प्रेसिडेंट बने जो 79th सेशन हुआ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलते हैं आगे। और एक्सप्लेनेशन है, याद रख लेना, इनका नाम क्या है? फिल्मोन यांग। फिल्मोन यांग ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है कैमरून के। तो ये रिसेंटली प्रेसिडेंट बने 79th सेशन के, तो याद रख लेना। और ये सेशन कब हुआ? ये बिगिन हुआ सितंबर 10, 2024 को, और खत्म कब हुआ? सितंबर 24, 2024। कहां पे हुआ? न्यूयॉर्क में, याद रख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। Recently, which Indian peacemaker received the United Nations Military Gender Advocate of the Year for 2023? अब देखो ये क्वेश्चन आपका अवार्ड्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अब ये पूछ रहा है कि कौन सा इंडियन पीस मेकर जिसने रिसीव किया यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 2023 का पूछ रहा है। लक्ष्मी सहगल, राधिका सेन, सोफिया कुरैशी या प्रिया जिंगन। अब देखो, पहले ये समझ लो कि यूएन का पीस मेकर सिस्टम क्या है। देखो, हर एक कंट्री यूनाइटेड नेशंस में अपनी फोर्सेस भेजती है, अपने बंदे भेजती है जो पीस मेकर्स का काम करते हैं। इनको पीस कीपर्स बोलते हैं, जो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे पीस को मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। तो ये भी उसी पीस कीपर के बारे में पूछ रहा है जो इंडिया से है, जिसको क्या मिला है, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2023। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, राधिका सेन को मिला है 2023 का यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो चलते हैं आगे। और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पीस कीपर है, बाकी आप चीजें पढ़ लोगे। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज प्रोक्लेम्ड विच डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कश्मीर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कौन से दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर बताया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्कोर आपका कश्मीर में मिलता है। मार्कोर आपको काजीनाग नेशनल पार्क में मिलता है कश्मीर में। तो कौन से दिन को डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर? आंसर करो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, 24 मई को डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर। तो चलते हैं आगे, बाकी एक्सप्लेनेशन आप देखोगे और ये आप यहां पे देख भी सकते हो। इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर May 24, 2024। क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Recently, what forms of assistance is India providing to Nepal, Maldives, Sri Lanka, Bangladesh and Mauritius under the United Nations Initiative? यूनाइटेड नेशंस इनिशिएटिव के तहत इन सारी कंट्रीज को इंडिया कौन सी असिस्टेंस दे रहा है? ऑप्शंस आपके सामने। क्या अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम, साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या साइबर सिक्योरिटी? आंसर करो। इंडिया असिस्टेंस दे रहा है इन कंट्रीज को, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस। यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है, तो इंडिया किस में असिस्टेंस देगा? आई होप आपने मार्क कर लिया। और मैं आपको बता देता हूं, इंडिया असिस्टेंस देगा अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स, ताकि आपको पता चले सुनामी आने वाला है या कोई दूसरी चीज होने वाली है, तो वार्निंग सिस्टम में इंडिया इनको असिस्टेंस दे रहा है ताकि इनको पहले से ही प्रॉब्लम का पता चल जाए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34। Recently, where was the 19th session of United Nations Forum on Forests held? 19th सेशन हुआ है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स का, तो ये कहां पे हुआ है? आपके सामने ऑप्शंस है, आंसर करो। ए, बी, सी या डी? आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रिसेंटली 19th सेशन हुआ है किसका? यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। और ये आपका फॉरेस्ट देखते हैं पूरी दुनिया में, तो याद रख लेना इस ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। और इसका सेशन रिसेंटली कहां पे हुआ है? न्यूयॉर्क में, याद रख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। United Nations Secretary General has appointed which Indian as his special representative for disaster risk reduction? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस इंडियन को अपॉइंट किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल? यूएन सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूएन सेक्रेटरी जनरल ही पूरा यूएन देखता है। और प्रेजेंटली कौन है? एंटोनियो गटरेस। आई होप आपको ये चीजें पता है। तो कौन से इंडियन को इन्होंने अपॉइंट किया है एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? ऑप्शंस आपके सामने हैं। निखिल सेठ, कमल किशोर, शैलेश किनैकर या सत्या एस त्रिपाठी? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है कमल किशोर।
कमल किशोर जी को एंटोनियो गुटेरेस जो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने अपॉइंट किया है एज हिज स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। और ये जो कमल किशोर जी है अभी जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको देख रहे हैं, उसके सेक्रेटरी है, तो ये आप याद रखोगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। Which state in India is implementing the KC Valley wastewater management project held by the UN जनरल असेंबली प्रेसिडेंट? जो यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने इस साल के सेशन के, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, कैमरून के, तो उन्होंने इंडिया के किस वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को सराहा? तो ये प्रोजेक्ट किस स्टेट से? ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंसर करो। और मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक इंप्लीमेंट कर रही है केसी वैली वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और ये केसी की फुल फॉर्म ऑफ कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो जो यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट है तो इन्होंने इस पे बात की थी कि जो हमारा कर्नाटक है इंप्लीमेंट कर रहा है केसी वैली वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, तो इसको सराहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024, देखो ये क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कौन देता है? तो यूनाइटेड नेशंस। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया? इन्होंने इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी बताई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2024 के लिए। तो आपको बताना है कितनी बताई है इन्होंने, कितनी परसेंट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। देखो बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया का जीडीपी प्रेडिक्ट करती है, बड़ी सारी कंट्रीज का करती है, इंडिया का भी करती है, और वो हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे वर्ल्ड बैंक भी प्रेडिक्ट करता है, आईएमएफ भी प्रेडिक्ट करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2024 कितना प्रेडिक्ट किया है इन्होंने या प्रोजेक्ट? तो मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 6.2%। आप ये याद रखोगे। और आप वर्ल्ड बैंक से कितना है या वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रोजेक्ट किया है या आईएमएफ ने कितना प्रोजेक्ट किया है ये भी आप बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम? यूएनडीपी ने रिलीज की है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स रैंक। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की रैंक क्या है, तो आप आंसर करोगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इंडिया की रैंक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में रिलीज किसने किया है? यूएनडीपी। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। ऑप्शन सी आंसर है 108। 108 रैंक है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया की। और इंडिया ने यहां पे 14 रैंक्स को इंप्रूव किया है, तो ये आप याद रखोगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39। हु इज करंटली, दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, हु इज करंटली इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस? अब देखो ये दिसंबर 2023 का पूछ रहा है कि इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस कौन है। लेकिन ये मैं बता देता हूं कि अभी ये चेंज हो गए हैं, अभी कोई दूसरा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से कौन रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अरिंदम बागची, इंद्रामणि पांडे, पर्वथनिनी हरीश या रुचिरा कंबोज। आप आंसर करो। लेकिन ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग है और जेके एसएसबी कुछ भी पूछ सकता है, तो आंसर करो।
तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है रुचिरा कंबोज। ये 2023 के हिसाब से, ठीक है, रुचिरा कंबोज दिसंबर 2023। अभी जो प्रेजेंटली आपके पर्वतहनिनी हरीश जी आपके इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में। तो ये चीजें आप याद रखोगे। और चलते हैं इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड 2024 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में है। तो आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने हैं, पल्सेस, मैरीन फोना, कैमलिड्स या एआई। तो हमें पता है 2024 किसका ईयर था, कैमलिड्स का। तो 2024 किसका ईयर है, कैमलिड्स का। तो ये आप याद रखोगे। तो यहां पे आज का सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है। एक्सप्लेनेशन है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहां पे आज आपने यूएन के बारे में बड़ा कुछ सीखा। तो आपको ये पता चल गया कि आपको यूएन के ऑर्गन्स, जो मेन ऑर्गन्स है, आपको वो पढ़ने हैं। आपको यूएन के स्पेशलाइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो पढ़ने हैं, जैसे डब्ल्यूएचओ वगैरह, ठीक है, डब्ल्यूएचओ है, इसी तरीके से आईएलओ है, इसी तरीके से हमने यूएनसीटीएडी पढ़ा। तो बड़ा सारा कुछ हमने पढ़ा। तो ये आपको पता होनी चाहिए। इनमें मेंबर्स कितने हैं, इनके हेड्स कौन से हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहां पे है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो करंट में इंपॉर्टेंट है वो सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो हम मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, डेफिनेटली सिलेक्शन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।